Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So we have finished polity PYQs, geography PYQs and economy PYQs. So these three main subjects जो हैं हमने इनके last 5 years के PYQs from 2019 to 2023 तक के PYQs हमने फिनिश कर लिए हैं. Now we're gonna start with the chemistry because chemistry, physics and bio इन तीनों में से हर साल around 10 to 13 questions from chemistry, 10 to 11 from physics and 10 to 11 from bio. So around you can say we have 30 to 35 questions हर साल इन तीन subjects में से आते हैं. So we cannot ignore these subjects also. जैसे हम GS को बाकी subjects जो होते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, उनके साथ साथ हमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायो पे भी फोकस करना पड़ेगा. So let's get started. So why this chemistry is important is again हर साल कुछ questions होते हैं और कुछ themes होते हैं, not directly बट ऑप्शंस की फॉर्म में या फिर उसके रिलेटेड वो रिपीट होते हैं. सो अगर हमने PYQs का एनालिसिस किया हो या फिर जस्ट स्किम थ्रू भी किया हो, वी कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन अगर वो रिपीट होता है तो. एंड ये वीडियो जो है आई थिंक आई विल ट्राई कि ये 50 मिनट्स के आसपास ख़त्म हो जाए, बट थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और दिस इकॉनमी वाली वीडियोस में मैंने ट्राई किया था कि मैं इसको 50 के आसपास रखूं, बट इनमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं. सो दैट इज़ वाई ये 1 आवर तक स्ट्रेच हो जाती है. सो आई विल नॉट ओनली प्रोवाइड आंसर्स टू दीज PYQs बट ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड दैम. जो मुझे लगेगा कि रीज़न बताने के ज़रूरी है उनका रीज़न बताना, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट. एंड अगेन दिस लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने लिखा था, इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज मैनी पीपल वीडियो के एंड तक नहीं रुकते. सो दैट इज़ वाई मैंने इसको फर्स्ट पार्ट में ही लिख दिया. सो इफ़ यू लाइक दिस, अगर आपने मेरी पहली भी वीडियोस देखी हुई हैं, and if you feel कि it is good or it is working for you, then you can subscribe. Rest is your wish. So let's get started without wasting your time. सो मैंने क्या किया इस बार, मैंने आपने वीडियोस में मेरी पहले देखा होगा कि मैं बहुत लिखता था ऐसे. so उससे क्या होता था, ये स्क्रीन पर सारा वीडियो में सारा ऐसा कचरा सा हो जाता था. सो कुछ समझ नहीं आता था अगर मैं बाद में PDF अपलोड करता था टेलीग्राम चैनल पे सो दैट यू कैन रिवाइज, बट उसमें कुछ समझ नहीं आता था. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक में बताया कि PDFs में काफ़ी वो होता है. सो दैट इज़ वाई मैंने पहले ही इस बार ऐसे टाइप करके लिख रखा है सो दैट वीडियो नीट एंड क्लीन रहे. PDF जब आपको मिले टेलीग्राम पे तो आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये मैं बैक डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया होगा. 2023 से मैं 2019 की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल soluble mineral salts is obtained by which of the following method. सो जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम होता है, ठीक है, आयरन होता है. सो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं हमारे वाटर में. सो ये बोल रहा है उसको डीमिनरलाइज करना है हमने. जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जितने भी मिनरल्स होते हैं, उसको सबसे रिमूव कर देना है. सिर्फ रॉ वाटर हमने बनाना है, उसमें कन्वर्ट करना है. सो हम कैसे करेंगे. सो वी हैव, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डीमिनरलाइज्ड वाटर ऑल्सो नोन एज डी आयोनाइज्ड वाटर, ठीक है. जो आयोनाइज्ड वाटर होता है
उसी को बोलते हैं डीमिनरलाइज वाटर। मीन्स इसमें आयंस नहीं होते। सो इसमें आयंस नहीं होते तो आयंस को रिमूव कैसे किया जा सकता है? इसको रिमूव किया जा सकता है आयन एक्सचेंज मेथड से। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो उसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे मिनरल सॉल्ट्स की, जो भी हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयंस बना रहे हैं। सो हमारे पास फिर रॉ वाटर मिल जाएगा जिसमें आयंस नहीं होंगे। ठीक है, सो लेट्स सी द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है पासिंग वाटर थ्रू माइक्रो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। सो इससे हमें डीमिनरलाइज वाटर तो नहीं मिलेगा, उसमें कुछ कम होंगे बट प्योर वाटर नहीं बनेगा वो। ठीक है, कैल्गन्स मेथड, ये जो कैल्गन्स मेथड है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द वाटर। ठीक है, जो वाटर हार्डनेस होती है ना वाटर में, ये उसको रिमूव करता है कैल्गन्स मेथड। नेक्स्ट वी हैव पासिंग वाटर थ्रू cation एक्सचेंज एंड एनियन एक्सचेंज रेसिन बेड। यस, यही है जिसमें मैं बात कर रहा था आयन एक्सचेंज मेथड की, जो यहाँ पे बताया हुआ है कि आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू हम वाटर को डीमिनरलाइज कर सकते हैं। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो उसमें पूछ रहा है ये हम में से कि आइडेंटिफाई द स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट रिस्पेक्टिवली। सो इस ऑप्शन बोल रहा है ऑक्सीडेंट कौन सा है और रिडक्टेंट कौन सा है। सो इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये यहाँ पे हेल्प कर रहा है सल्फ़र की टू इंक्रीज़ द ऑक्सीडेशन नंबर, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा दिस सो फर्स्ट ये समझिए कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, अरे ये कलर कैसे चेंज हो गया, ओके। ऑक्सीडेशन इज़ जो ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज़ करता है एंड दिस रिडक्टेंट इज़ जो रिड्यूस करेगा, है ना। सो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके इसका निकल के क्या आया, जो सल्फ़र ऑक्साइड बन गया अलग से एंड दिस कॉपर बाहर में आ गया। सो यहाँ का ऑक्सीडेंट जो होगा वो होगा कॉपर आयोडाइड एंड जो रिडक्टेंट है वो SO2S, यानी इसकी बात की जा रही है कॉपर सल्फेट की। सो ए इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, आप इसको ज़रूर पढ़ना। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने ओवर राइटिंग कर दिया आई थिंक, सो आई ट्राई ऐसा दोबारा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट सेटिंग के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, सो एडिशन ऑफ स्मॉल परसेंटेज ऑफ जिप्सम लेंथेन्स द सेटिंग पीरियड ऑफ सीमेंट। यस, इसका तो PYQ भी आया हुआ है, I think it was asked in 2016 or 15. Next statement is according to colloidal theory, gels of hydrated silicates are formed, and when these gels harden, the set cement loses strength. It is also correct. ये NCERT में डायरेक्ट लाइन दी हुई है। देन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इट इज़ नॉट सिलिकेट। ठीक है, यहाँ पे अगेन UPSC जो है ना, मैंने बोला था वर्ड्स के साथ प्ले करता है। सो पहला वर्ड ऐसा देगा कि जो आपको लगेगा करेक्ट है, और उसी के साथ कोई नेक्स्ट वर्ड ऐसा अटैच कर देगा जिसके ऊपर आप फोकस नहीं करोगे। सो लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, मेरा फ्रेंड था, उसने भी CAPF दिया था। सो उसने ये ट्राई कैल्शियम देख के ना क्लिक कर दिया था ये ऑप्शन C को। उसको लगा था ट्राई कैल्शियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, बट उसने ये सिलिकेट वर्ड नहीं पढ़ा था। बट यहाँ पे सिलिकेट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था दिस ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट। सो जब भी क्वेश्चन पढ़ो, सो जो ऑप्शंस होते हैं उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए एंड अंडरलाइन ज़रूर करना, स्पेशली केमिस्ट्री और
पॉलिटी इकोनॉमी के क्वेश्चंस, बिकॉज उसमें वर्ड्स के साथ यूपीएससी बहुत प्ले करता है, ठीक है। सो आंसर शुड बी सी, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, बिकॉज यहाँ पे सिलिकेट नहीं एल्यूमिनेट होना चाहिए था। सो सी इज़ द राइट आंसर, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो यूपीएससी इसका भी क्वेश्चन बना सकता है कि विच आपको ऑप्शन दे देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर initial setting of cement. So answer would be tricalcium aluminate. Okay, let's move. Then which one of the following is most abundant of all elements on earth? अर्थ पे सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? सो इसका मैंने आपको बताया था, आई थिंक ये मैंने लास्ट वीडियो में या फिर उससे पहले वाली वीडियो में कवर किया था। आई थिंक मैंने ज्योग्राफी वाली वीडियो में कवर किया था ये क्वेश्चन, बट मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको केमिस्ट्री में भी ऐड कर लिया, ठीक है। सो इसका मैंने एक निमोनिक बनाया था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था या जब मैं याद करता था। सो OSAICSPM, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ है। O मीन्स ऑक्सीजन, S फॉर सिलिकॉन, A फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया भी होगा, या ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सो ये पूछ रहा है कौन सा मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा कौन सा है? सो इट इज़ ऑक्सीजन। ओके, सो आप भी ऐसे ही निमोनिक कुछ ये याद कर लेना, बिकॉज मुझे तो अभी याद है, मुझे कभी भी अब दोबारा से इसको पढ़ना नहीं पड़ता। सो अगर आपने कोई अपना बनाया हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव देन दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट, ये जो होते हैं ना, इसको पहले ही आप अंडरलाइन या ऐसे गोला सा बना लीजिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, सो दैट मिस ना हो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स फर्स्ट रिएक्शन उसका, ठीक है, मतलब रिएक्ट करेगा बट सेकंड स्टेज में कर सकता है, थर्ड में कर सकता है, बट फर्स्टली पूछ रहा है डायरेक्टली, यानी कि फर्स्ट स्टेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में डायरेक्टली रिएक्ट कौन सा मेटल नहीं करता? सो इट इज़ दिस इज़ आयरन, दिस इज़ जिंक, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिस्ट दे दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये जो पीटी दिया हुआ है ना, इट इज़, ये देखो यहाँ पे प्लैटिनम सबसे लास्ट पे है, सबसे लास्ट पे है एक्टिविटी सीरीज़ पे। सो प्लैटिनम ही है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। सो यू कैन, यहाँ पे बनाया हुआ है मेटर एक्टिविटी सीरीज़ का एक याद करने के लिए कोड सा बनाया हुआ है। प्रिंस सोलोमन कैन मैनेज ऑल क्लियर जोन्स इनसाइड द लैंड, देन ही कुड स्टिपुलेट गुड प्लान्स, ठीक है। इसको आप 2-3 बार रट्टा मारोगे ना, 2-3 बार ऐसे ही चलते फिरते अपने माइंड में इसको रिपीट करोगे, देन ये आपके माइंड में इम्बाइब हो जाएगी। सो आपको दोबारा ये जो सीरीज़ का होता है ना ऊपर नीचे का ऑर्डर याद करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसमें बच्चे ना बहुत बार भूल जाते हैं। उनको लगता है यूपीएससी ऑप्शंस ऐसे देगा कि कैल्शियम साथ में दे देगा, मैग्नीशियम दे देगा, एल्यूमिनियम दे देगा, और पूछेगा कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है या फिर कौन सा सबसे कम रिएक्टिव होता है। सो जब क्लोज होते हैं ना तब हम फंसते हैं, जब दूर दूर होते हैं तब तो हमें पता होता है, बिकॉज इतना तो हमें पता होता है फर्स्ट कौन सा है लास्ट कौन सा है, तब निकल जाता है। बट जब क्लोजली ऐसे दिया होता है ना सेट करके, तब कन्फ्यूज़न होती है और तब भी हम आंसर रॉन्ग मार्क करते हैं। सो इसको आप ज़रूर याद कर लेना। एंड ये दोनों फ़ोटोज़ जो है मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा चैनल पे, सो यू कैन डाउनलोड एंड वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। ये नॉन मेटल्स की भी दी हुई है, फ्लेवर कैन ओनली ब्रिंग इन स्ट्रॉबेरी प्लांट्स, ठीक है, कि नॉन मेटल्स जो है वो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ये भी अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। देन ये वाटर का रिएक्शन है कि वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ कौन से सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे आप वाटर लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो और एसिड लिख लो, ठीक है, तीनों किसके साथ रिएक्ट करते हैं। सो प्लैटिनम जो है सबसे लास्ट पे है, बिकॉज इट इज़ नोबल मेटल ऐसा बोला जाता है, सो इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड भी नहीं रिएक्ट करता, सिल्वर भी नहीं करता। सो इसको आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। लेट्स मूव। रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन डिपेंड्स, लेट्स रीड, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ओनली ऑन टेम्परेचर बट नॉट ऑन पीएच
एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा नहीं है, ये बोल रहा है सिर्फ टेम्परेचर पे करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे करेगा तो ये पीएच कहाँ जाएगा, जिसका मेन रोल होता है। ठीक है, पीएच, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इन सब का भी तो लेना देना होता है ना इस रिएक्शन में। सो दिस इज़ रॉन्ग। देन बोल रहा है ओनली पीएच एंड टेम्परेचर बट नॉट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अगेन रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन ओनली ऑन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच बट नॉट ऑन टेम्परेचर। अरे भाई टेम्परेचर को ही निकाल दिया, मीन्स अगर आप टेम्परेचर निकाल दोगे तो आपका रिएक्शन हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। देन फर्स्ट में बोल रहा है अपॉन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट कि जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के या फिर अदर सब्जेक्ट्स के भी, जिसमें आपको जस्ट आपने मान लो पढ़ा नहीं हुआ कहीं, बट आप लॉजिक यूज़ करोगे ना, अपना माइंड यूज़ करोगे उस टाइम कि कौन सा हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं ना लॉजिकल गेस वर्क, वो ऐसा ही होता है। वो तुक्केबाजी नहीं होती। तुक्का क्या होता है, ABCD में हम ऐसे ही आंखें बंद करके काउंट करते हैं, जो भी आ जाएगा उसके मार्क कर देंगे। बट जो गेस वर्क होता है उसमें थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत लॉजिक जो इधर उधर का होता है डेली लाइफ का, वो हम यूज़ करते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन कुछ लॉजिक से भी हो जाते हैं। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मेन कॉज कौन सा है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत टाइम, काफ़ी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स है उसमें रिपीटेड है क्वेश्चन। SSC में पूछा हुआ है ये, UPSC CSC में भी पूछा हुआ है ये। ठीक है, ये CAPF में भी पूछा हुआ है, ये CDS में भी पूछा हुआ है। ठीक है, और जो बाकी इधर उधर के एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल RBI का एग्ज़ाम होता है जो, ठीक है, उसमें भी एक बार पूछ लिया था ये GS के सेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। देखते हैं, सन कॉजेस हीटिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसका मेन कारण नहीं है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन एंड सल्फर दिया हुआ है ना, दीज आर द मेन रीजंस बिहाइंड एसिड रेन्स। सो बी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, एंड आपको ये पता होगा जब भी एसिड रेन होती है तो इससे रस्टिंग होती है। जो भी हमारी मेटल्स की चीज़ें होती हैं ना, जो भी मेटल की चीज़ें होती हैं, आयरन एंड स्टील की चीज़ें होती हैं, जो इसके ऊपर ना क्रोजन हो जाती है, जिसको वो बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, जिसको रस्ट लग जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं, जो स्टेनलेस स्टील होता है, या फिर अगर आपके घर में आपका आयरन का गेट लगा हुआ है, ठीक है, जो मेन गेट होता है घर का, सो अगर आपने कभी देखा हो उस पर कलरिंग होती है, सो कलरिंग में आप फर्स्ट सबसे पहले प्रीमियर, सुना होगा आपने, प्रीमियर उसको सबसे पहले करते हैं, जो रेडिश कलर का होता है, सो वो जिंक होता है उसमें, जो कि उसको रस्टिंग से बचाता है। ठीक है, सो ये भी याद रखना कि हम जिंक कोटिंग करते हैं स्टेनलेस स्टील पर या फिर आयरन की चीज़ों पर, सो दैट रस्टिंग ना हो। नेक्स्ट, बायोगैस इज़ कंसिडर टू बी एन एक्सीलेंट फ्यूल विच बर्न्स विदाउट स्मोक। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैसेस, ये मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, इट इज़ मीथेन। ठीक है, मीथेन से बायोगैस बनाई जाती है। देन डिप्लीशन इन एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इन लास्ट सेंचुरी वॉज ड्यू टू पेस्टिसाइड। मीथेन जो है ना, इससे डिप्लीशन नहीं हो रहा, बट दिस इज़ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है, एटमॉस्फेयर में ये रहती है अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स तक रहती है एटमॉस्फेयर में, कंपेयर टू कार्बन जो कि अराउंड 100 ईयर्स तक रहती है। सो मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है, बट इट इज़ नॉट ओजोन डिप्लीटिंग गैस। ठीक है, इट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, इट इज़ ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड जो कार्बन मोनोऑक्साइड दी हुई है ना, ये भी ग्रीन हाउस गैस में आती है। ये इनकम्प्लीट बर्निंग से, इनकम्प्लीट जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, उससे जनरेट होती है ये। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन से जनरेट होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, लेट्स मूव अहेड। द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स having sufficient difference in their boiling points is, it is filtration, no. Solvent extraction, ये भी नहीं है। सेंट्रीफ्यूगेशन,
ये भी नहीं है, इट इज़ सिंपल डिस्टिलेशन। सो सिंपल डिस्टिलेशन होता है ना जो, ये दो जो भी मिक्स होने वाले मिक्सेबल लिक्विड्स, ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना यहाँ पे, मिक्सेबल लिक्विड्स, यानी जो आपस में मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने वो पिया होगा, शरबत पिया होगा अपने घर में। ठीक है, शरबत पिया होगा अपने घर में जो मम्मी बनाती है। सो वो पिंक कलर का होता है ना, पिंक कलर का होता है, उसमें वो डलता है रूह अफ़ज़ा जो होता है और मिल्क डलता है और मिक्स मिक्स करते हैं हम उसको, तो वो पिंक कलर का हो जाता है। तो दैट वो दो जो लिक्विड्स हैं वो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, मीन्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। उनको अलग करना हो तो हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है जैसे ऑयल एंड वाटर, पानी। अगर आपने देखा हो पानी में, अगर जब आप, दिस इज़ पानी का गिलास, ये पानी भरा हुआ है, सो आप पानी में अगर ऑयल डालोगे तो वो ऊपर फ्लोट करता रहता है। आपने देखा होगा ऐसा बहुत बार। ठीक है, तो वो क्या है, वो है इममिसेबल, वो इममिसेबल लिक्विड्स हैं, मीन्स जो आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, सो इनको सेपरेट करने के लिए क्या होता है, इसके लिए होता है सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इसके लिए हमारे पास सेपरेटिंग फनल होता है, उसके थ्रू हम इसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, ये भी आप लिख लेना कि जो इमिसेबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, उनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास सेपरेटिंग फनल होता है। ठीक है, एंड ये जो लास्ट पे दिया हो ना, सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका लेना देना मेन होता है डेंसिटी से। ठीक है, डेंसिटी से इसका लेना देना होता है। अगर दो लिक्विड्स हैं, उनकी डेंसिटी में डिफरेंस है, ठीक है, और वो आपस में मिक्स हो चुके हैं, तो उसको अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। एंड यही सेंट्रीफ्यूगेशन है जो हमारी घर की जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं, कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन होती हैं जो, उसमें ये सेंट्रीफ्यूगेशन चलती है। ठीक है, वो ऐसे 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 राउंड राउंड घूमती है। ठीक है, एंड इसमें एग्जांपल और भी है, ब्लड। जब भी ब्लड में आपको पता होगा वो होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, सो उनको अलग करने के लिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन ही यूज़ किया जाता है। देन आपका जो मिल्क है हमारा, ठीक है, मिल्क से क्रीम को अगर हमने अलग करना हो तो भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ centrifugation. Then let's move to next question. Which one of the following statement is correct? Alloys are mixtures. Okay, alloys are compounds. Alloys are always made up of metals. ऐसा कब हो गया भाई? And all alloys contain carbon as one of their component. ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता एंड ऐसा भी नहीं होता। जस्ट ये समझ लो, एलॉयज जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। ठीक है, अगर मैं ए प्लस बी कर दूँ, दैट वुड बी एलॉय। ठीक है, ये वो बोल रहा है। सो ए प्लस बी इज़ एलॉय। कोई भी मेटल है, नॉन मेटल है, चाहे मैं दो नॉन मेटल को ऐड कर दूँ, चाहे मैं एक मेटल एक नॉन मेटल को ऐड कर दूँ, चाहे मैं दो मेटल्स को ऐड कर दूँ, सिंपल क्या होगा, मिक्सर होगा वो, है ना। सो एलॉयस आर मिक्सचर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फ्यूलरिन, डायमंड एंड ग्रेफीन इज। ये मैंने पहले भी बताया हुआ क्वेश्चन, आई थिंक इन जियोग्राफी में ऐड किया था मैंने, बट मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, सो आई अगेन मैंने इसको केमिस्ट्री वाली क्लास में ऐड कर दिया। इट इज़ नॉट ऑक्सीजन, नॉट नाइट्रोजन, नॉट हाइड्रोजन, इट इज़ कार्बन। ठीक है, तो अगर आपको इनका नहीं भी पता था, फ्यूलरन नहीं पता, ग्रेफीन नहीं पता, बट दिस डायमंड इज़ हेयर, है ना। डायमंड प्रोमिनेंट एग्जांपल है जिसमें कार्बन होता है, ग्रेफाइट भी इसकी प्रोमिनेंट एग्जांपल है। सो आप एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज। सो वी हैव दिस जिंक। ठीक है, जिंक और रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक SO4। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो ये तो जिंक सल्फाइड बना लेगा इससे, है ना। सो वी विल गेट जिंक, ये तो डायरेक्टली यहीं पे आ जाएगा, जिंक सल्फाइड, बच क्या जाएगा यहाँ पे H2 यानी हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन गैस यहाँ का बाय प्रोडक्ट होगा। आंसर इज C, हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन aqueous solution of a salt is known as brine. The salt is, it is it is not sodium nitrate, it is not calcium chloride, not potassium chloride. ये है अपना सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इट इज़ सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर लिखा होता ना, वाटर भी लिखा होता है इन्होंने H2O, तो दैट वुड ऑल्सो भी करेक्ट, वो भी करेक्ट होता, ठीक है। वो जो सॉल्ट होता है उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अगर सॉल्ट की जगह पे यहाँ पे लिखा होता ना, देन रिजल्ट वुड भी ऐसा लिखा होता, तो हमारा आंसर ये होना था, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। ओके, तो ये भी आप नोट कर लेना या फिर एक बार जस्ट स्किम कर लेना ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं। ओके, देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। ऑप्शन, इट इज़ नॉट सॉल्ट ऑफ एसिड, इट इज़ नॉट दिस, इट इज़ नॉट H2O। H2O कब से हो गया भाई, वाटर कब से स्पॉन्जी बनाने लग गया। So it is carbon dioxide. Why? Because release of carbon dioxide during fermentation makes bread soft and fluffy. ये जो बेकिंग सोडा आता है इसको वी से दिस, इसका ये फॉर्मूला आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, जिसको बेकिंग सोडा मोस्टली बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सो ये भी याद रख लेना, कई बार आपको बेकिंग सोडा की जगह ये बोल देता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया गया। सो जिसकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, सो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, उसका दिस इज़ फार्मूला। एंड जब ये बेकिंग सोडे को हम ब्रेड पे ऐड करते हैं, जो ब्रेड हम खाते हैं मॉर्निंग में, या आप खाते होंगे चाय के साथ, ब्रेड के साथ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ खाते होंगे आप। सो वो जो फ्लफ़ी होती है, सॉफ्ट होती है, दैट इज़ ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब फर्मेंटेशन होती है ना उसकी, तब कार्बन रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे मैंने यूजेस लिख दिए हैं बेकिंग सोडा के, बिकॉज UPSC क्वेश्चन पूछता रहता है, CDS में पूछता है ऐसे क्वेश्चंस, और SSC में भी कई बार पूछ लेता है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं कि बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज़ है। इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, जो हम पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें भी होता है। लैब रिएजेंट एज अ यूज़ किया जाता है, और जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें भी यूज़ होता है ये। और ये एज एन एंट एसिड भी यूज़ होता है एसिडिटी को सही करने के लिए। जब भी किसी को एसिडिटी होती है, हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि इनो खिला दो उसको, टीवी में ऐड भी आती है इनो की। उसमें क्या होता है, उसमें यही बेकिंग सोडा आता है। आपने इनो को कभी अगर आपने यूज़ किया हो, उसको खोला हो, तो वो वाइट कलर का होता है अंदर से, है ना। तो उसके अगर आप बैक पे पढ़ोगे ना, उसमें इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट दी होती है, तो उसमें लिखा होता है बेकिंग सोडा, या फिर ये साइंटिफिक नेम लिखा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो होता है एक एंटासिड होता है, मीन्स एसिड के अगेंस्ट काम करता है, मीन्स इट इज़ बेसिक, ठीक है। सो ये भी याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, कोल्ड ड्रिंक्स, लैब रिएजेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर, एंड एज एन एंटासिड टू डिक्रीज एसिडिटी। एग्जाम्पल इनो में ये बेकिंग सोडा मिलता है। एंड ब्रेड सॉफ्ट होती है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेसिस, ठीक है, कि मतलब कौन सा इसमें से एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड? नो, इट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड वाई इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस? बिकॉज कुछ मेटल ऑक्साइड्स होती हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, ये ना एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर शो करती हैं, ठीक है। और ये जो ऐसे मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं ना, इनको हम एम्फोटिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, एम्फोटिक ऑक्साइड बोलते हैं, बिकॉज ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इनको ऐसे अलग कैटेगरी में रखा गया है। सो एल्यूमिनियम के साथ आप ये भी जिंक भी याद कर लेना,
एल्युमिनियम तो चलो यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा था, सो ये तो आप देख ही लोगे, बट ये यहाँ पे साथ में जिंक भी दिया हुआ है। सो जिंक को भी एक बार आप माइंड से जस्ट अपना स्किम कर लेना कि जिंक भी एल्युमिनियम के साथ साथ, क्या पता नेक्स्ट टाइम ऑप्शन में दे दे जिंक ऑक्साइड। सो देन एल्युमिनियम एंड जिंक दोनों आंसर होगा। ओके, एल्युमिनियम एंड जिंक रिएक्ट करते हैं दोनों एसिड से भी और बेस से भी। और एसिड क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं, बेस क्या होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं और हाइड्रोनियम आयंस होते हैं। ठीक है, ऐसे पीएच के स्केल में इस साइड में होता है। ठीक है, दिस इज़ 1 to 7, दिस इज़ 14। सो देख लेना आप। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरैक्स इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसको किससे प्रिपेयर्ड किया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस बार मैंने ऑलरेडी ये सारा टाइप करके लिख रखा है सो दैट ये जो पीडीएफ फाइल है इस पर ज़्यादा मैं ओवरराइट ना करूं, बिकॉज़ वो दिखने में फिर अच्छा नहीं लगता और जब आप रिवाइज करते हो तो प्रॉब्लम होती है आपको। सो दैट इज़ वाई मैंने ऑलरेडी टाइप करके लिख लिया उसको, बिकॉज आई एम यूजिंग माई फिंगर्स टू राइट। बोरेक्स is prepared from sodium bicarbonate. Okay, let's see this sodium bicarbonate. Sorry, sodium carbonate, not bicarbonate. सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है। आप ये जितने भी फॉर्मूलाज है ना, आई वुड से कि अगर आप एक A4 शीट लीजिए, एक एनी A4 शीट, उसमें ये जितने भी रिपीटेड ये जो टर्म्स है ना उसके फॉर्मूलाज और उसके सामने उसके नेम्स, और उसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। जैसे बेकिंग सोडा है, उसको नॉर्मली बेकिंग सोडा बोलते हैं बट उसका एक्चुअल नेम कुछ हो रहा है। ठीक है, तो और उसका फॉर्मूला कुछ हो रहा है जो केमिकल फार्मूला। सो ऐसे आप A4 शीट पे लिख लीजिए, और जहाँ पे भी आप पढ़ते हो या फिर टेबल पे बैठते हो ना, तो उसके सामने ही वॉल पे पेस्ट कर दो, सो दैट आपको स्पेशली ना उसके लिए पढ़ना पड़े। जब भी आप बैठो चलते फिरते आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे एंड वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके इम्बाइब हो जाए। ठीक है, सो सोडियम कार्बोनेट है जिससे बोरेक्स बनाया जाता है। सो बोरेक्स इज़ अ पाउडर, ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, पाउडर जैसा होता है, जैसे हमारा आटा होता है ना वैसा वैसा होता है बोरेक्स जो होता है। सो इसको सोडियम बोरेट भी बोलते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, डाई सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये नाम भी याद रखना आप कि बोरेक्स को किस किस नाम से जाना जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट, डाई सोडियम टेट्राबोरेट। ठीक है, सो कई बार आपको अलग अलग नाम दे देगा कि जैसे यहाँ पे तो अभी बोरेक्स बोल दिया है। सो अगर आपने पीवाईक्यू में सिर्फ इसका आंसर देखा है कि बोरेक्स इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, बट यूपीएससी क्या पता नेक्स्ट टाइम पूछ ले कि डी सोडियम टेट्राबोरेट जो है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है। सो उसका आंसर होना था सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो इसके एक्स्ट्रा क्या क्या नाम है, किस किस नाम से इसको और जाना जाता है, सो वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। ओके, और इसका यूज़ कहाँ पे है? जैसा कि मैंने बोला है कि ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है पाउडर जैसा, इसको जो हमारे क्लीनर्स होते हैं घर में सफाई के लिए यूज़ होता है, जो डिटर्जेंट होते हैं लॉन्ड्री के लिए उसमें भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड ये जो बोरेक्स है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है 3 चीज़ों का, बोरॉन, ऑक्सीजन, देन सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है इसको कॉमनली आप देखोगे जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं ना, डिटर्जेंट्स होते हैं, जो सोप होती है हमारी उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, इसी से जो वो वाइट कलर की बनती है ना, जाग बोलते हैं जिसे। ठीक है, वाइट कलर की जो बनती है, जब आप पानी में उसको डालोगे, जो भी डिटर्जेंट होता है सर्फ बोलते हैं जिसको, तो पानी में डालोगे तो जाग बन जाती है वाइट कलर की, वो इसी के कारण बनती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनाबर इज एन और ऑफ, कि जो सिनाबार है वो किसका और है? तो ये ना तो जिंक का है, ना ही मर्क्यूरी का है, ना ही लेड का। इट इज़ सॉरी, ना जिंक का, ना है कॉपर, ना ही लेड, इट इज़ मर्क्यूरी। सिनाबर जो है मर्क्यूरी का और है, एंड ये टॉक्सिक मर्क्यूरी सल्फाइड है, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है, इसको भी आप देख लेना। तो जब भी हॉट वाटर के साथ, ये भी याद रखना, जब हॉट वाटर के साथ कांटेक्ट में आता ना, तो तब ये प्रेसिपिटेट करता है। मीन्स इसके जैसा
कैसे समझाऊँ अब मैं, जैसे काइंड ऑफ पानी के छींटे बाहर की तरफ उठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टब में पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर से आप इसको डालोगे ना, तो अगर गर्म पानी है तो उसके छींटे आपकी तरफ पड़ेंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेट करता है ऊपर की तरफ, और सिर्फ हॉट वाटर के साथ। अगर ऑप्शन है कोल्ड वाटर तो आंसर वुड बी नो, ठीक है, सिर्फ हॉट वाटर के साथ करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट गोल्ड इज एन एलॉय ऑफ गोल्ड, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, ठीक है। निकल, कोबाल्ट, अरे कोबाल्ट क्यों दे दिया, टाइटेनियम, ओके। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी नहीं है, सो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। देन पैलाडियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम नहीं है यहाँ पे, सो इट इज़ ए गोल्ड, निकल एंड पैलाडियम इज़ राइट आंसर। जो वाइट गोल्ड है तो उसमें गोल्ड होता है, निकल होता है, पैलाडियम होता है। एंड गोल्ड ये आपको पता होगा, ये सॉफ्ट होता है प्योरेस्ट फॉर्म में, ठीक है। गोल्ड की अगर आपने प्योरेस्ट फॉर्म देखी हो तो ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, सो उसको ऐसे नॉर्मली यूज़ नहीं किया जा सकता, तो उसको हार्ड बनाने के लिए ना उसमें सिल्वर ऐड किया जाता है, ठीक है। सिल्वर ऐड किया जाता है, अपना निकल ऐड किया जाता है, या फिर ये पैलेडियम ऐड किया जाता है, कई बार कॉपर भी ऐड किया जाता है टू मेक इट हार्ड। आंसर वुड बी गोल्ड, निकल एंड पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, hydrogenation of alkenes can be carried out in presence of, hydrogenation of alkenes can be carried out in presence of, it is not copper, zinc or aluminium, it is nickel, not nickel, that वाला nickel नहीं, it is nickel element. So hydrogenation is, it is chemical reaction between हाइड्रोजन एंड अनदर कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे निकल हो गया, पैलाडियम हो गया एंड प्लेटिनम हो गया, ठीक है। तो जैसे अभी इस यूपीएससी ने ऑप्शन दिया निकल का, ठीक है, बट अगर निकल की जगह वो पैलाडियम या फिर प्लेटिनम की एग्जांपल देता, ऑप्शन देता, दैट वुड आल्सो बी करेक्ट, ठीक है। तो निकल तो आपने याद कर लिया, इसके साथ ये भी माइंड में रखना कि पैलाडियम और प्लेटिनम भी होते हैं, ठीक है। निकल, पैलाडियम एंड प्लेटिनम, ये तीन होते हैं। इन तीन की प्रेजेंस में अगर कोई हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो बस यही है, निकल, पैलाडियम एंड प्लेटिनम, ओके, ये याद रखना। देन वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ओके, टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सो बोल क्या रही है, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है सो दैट मैं ज़्यादा कचरा ना करूँ, बट स्टिल यू कैन सी मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर राइट कर रहा हूँ। सो आई एम कंट्रोलिंग माई फिंगर्स नॉट टू राइट मच, बट कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। सो क्वेश्चन में बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, सो दिस इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। इसने रिएक्ट किया वाटर के साथ H2O टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज़ द लाइम का फॉर्मूला, ठीक है। सो वो बोल रहा है ये एग्जाम्पल किस चीज़ की है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन नो, ऑक्सीडेशन भी नो, एडिशन भी नो, इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियरली क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। सिंपल अगर आप लॉजिक यूज़ करते कि दो चीज़ें हैं, दिस इज़ ए यानी कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है विद प्लस वाटर, ठीक है, बी टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम। जो स्लेट लाइम है ना, इट इज़ इक्वल टू सी, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी इज़ कॉम्बिनेशन, है ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ये एग्जांपल है, ओके, इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, इसमें ए जो होता है इज़ इक्वल टू बी प्लस सी होता है, ठीक है। ए जो है वो टूट के बी प्लस सी में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आगे, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। सो ये जो लाइम है ना, लाइम का आप इसको देख लेना फॉर्मूला को, लाइम का Ca, ये जो दिया हुआ है, और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो हीट होती है, ठीक है, ये भी याद रखना, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है। देन एटॉमिक रेडियस ऑफ
हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, इट इज़ नॉट नैनोमीटर, इट इज़ पिकोमीटर, 37 पिकोमीटर। इसमें कुछ पढ़ाने जैसा तो है नहीं है, ठीक है। सो ये प्योर फैक्ट है, रट्टा मारने वाली चीज़ है। सो आपकी केमिस्ट्री की जो बुक होगी एनसीईआरटी होगी उसमें सारे ये दिए हुए हैं, एटॉमिक रेडियस वगैरह, उस टेबल को एक बार देख लेना आप। देन ये क्वेश्चन अच्छा था। ऐसी आई थिंक ऐसी स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट वाज यूज्ड बाय यूपीएससी इन सीएससी प्रीलिम्स। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है सीएससी का, उसमें ऐसी ही स्टेटमेंट यूज़ की गई थी फ्यूल को लेकर, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल को लेकर। आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया था 2021 के आसपास आई थिंक, तब मैंने देखा था इसको। सो एल्युमिनियम पाउडर इज़ यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल फॉर रॉकेट, इट इज़ करेक्ट। वाई इट इज़ करेक्ट इज़ बिकॉज जो जो एल्युमिनियम पाउडर है वो सॉलिड फ्यूल है, ठीक है, रॉकेट इंजन के लिए। क्यों? बिकॉज एल्युमिनियम पाउडर जो है ना, ये इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट वी कैन से एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, बाकी एलिमेंट्स को छोड़ के, ठीक है। जिसको हम जो एल्यूमिनो थर्मो रिएक्शन होता है, अगर आपने पढ़ा हो इसके बारे में, तो उसमें हम देख सकते हैं जैसे थर्माइट्स होता है, ठीक है। सो एल्युमिनियम जो है बर्न होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। मीन्स एल्युमिनियम पाउडर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि थ्रस्ट प्रोवाइड करती है। जो हमारा रॉकेट होता है उसको ये थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, उसके लिए इसकी ज़्यादा हीट होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई एल्युमिनियम पाउडर को चूज़ किया जाता है फॉर रॉकेट इंजन एज अ सॉलिड फ्यूल, नॉट लिक्विड, बिकॉज जो लिक्विड फ्यूल होता है उसका थ्रस्ट कम होता है, ठीक है। यह लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में, कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल प्रोपेल्ड रॉकेट इंजन्स थ्रस्ट पर अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न्ड इज़ हाइयर इन सॉलिड। भाई जो मैंने अभी ऊपर बोला है कि जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं इसमें थ्रस्ट होता है हाइयर कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। इसीलिए सॉलिड फ्यूल को आज तक हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपने देखा होगा जो 3 स्टेजेस में रॉकेट को लॉन्च किया जाता है हमारा, ठीक है। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, देन क्रायोजेनिक होता है। फर्स्ट स्टेज ऐसे, ठीक है। सो दिस इज़ आर रॉकेट। मेरी ड्राइंग थोड़ी नहीं बहुत गंदी है, सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये रॉकेट है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज। सो आपने देखा होगा फर्स्ट स्टेज हमारी सॉलिड होती है, देन लिक्विड, देन क्रायोजेनिक। सो फर्स्ट हम सॉलिड इसलिए रखते हैं बिकॉज इसको अर्थ से बाहर जाना होता है ना। अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको उससे बाहर जाना होता है। सो उस ग्रेविटी से बचने के लिए, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक है, उस स्पीड को गेन करने के लिए हम सॉलिड जो इंजन होता है, सॉलिड फ्यूल्ड इंजन जो होता है, उसको फर्स्ट स्टेज में यूज़ करते हैं बिकॉज उसका थ्रस्ट सबसे ज़्यादा होता है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी एंड एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करता है रॉकेट को ग्रेविटी से बचने के लिए अर्थ की, ठीक है। सो ये भी माइंड में रखना आप। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर वुड बी सी, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं सॉलिड ऑक्सीडाइज़र कौन कौन से होते हैं। जैसे इसने तो अभी या सॉलिड ऑक्सीडाइज़र में आता है अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम डी नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रामाइड, अमोनियम टेट्राक्लोरेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये एक बार नाम जस्ट स्किम कर लेना कि अमोनियम और पोटाशियम भी होते हैं सॉलिड ऑक्सीडाइज़र में रॉकेट के। सो अगर कोई क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में भी शो होता है तो आपको एलिमिनेट करने में ईज़ हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। सो एंडोथर्मिक में क्या होता है, जब भी टेस्ट ट्यूब होती है हमारी, है ना। सो एंडोथर्मिक में जब भी आप बॉटम जो होता है उसको टच करते हो ना, तो यू विल फील कि इट इज़ कूल, ठंडा ठंडा, आपको ठंडा, आई थिंक दिस इज़ करेक्ट, है ना। तो ठंडा ठंडा आपको फील होगा टेस्ट ट्यूब को जब भी आप टच करोगे इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब आप इसको टच करोगे इट वुड बी हीटेड, आपको ये गर्म गर्म लगेगा, ठीक है।
सो दिस इज़ जो एक्सोथर्मिक होता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से होता है, यानी कि जो मैंने ऊपर बताया था A+B=C, जब दो चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है, उनका रिएक्शन करवाते हैं तो हीट इवॉल्व होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर, आई थिंक इट वाज ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई है। जो टेस्ट ट्यूब है, दिस इज टेस्ट ट्यूब, उसके नीचे देखना, टच करोगे ना ये आपको गर्म लगेगा, यहाँ से हीट बाहर निकल रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीटेड होगा, ठीक है। सो दैट वाज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उस वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। और जो एंडोथर्मिक है उसमें क्या होता है, उसमें कूलिंग होती है, ठीक है, और वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डीकम्पोजिशन मीन्स जब एक चीज़ कन्वर्ट हो रही है दो में, जैसे A=B+C, ठीक है, ए कन्वर्ट हो गया बी और सी में, टूट गया, मतलब टूटना। टूटना क्या होता है, दिस इज़ टूटना, ठीक है। ए कन्वर्ट हो गया B+C में, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। एंड ये एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, जिसमें बॉटम जो होता है कूल होता है। ये याद रखना, यूपीएससी पूछता है ऐसी चीज़ें, स्पेशली सीडीएस में तो पूछता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। हमने ऊपर देखा कि जब भी दो चीज़ें ऐड होती हैं और वो एक चीज़ बनाती हैं, सिंपल याद रखना, आप A+B करके देख लेना, दिस इज़ A+B=C। ये क्या है, कंबाइंड हो रहे हैं, इट इज़ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मैंने बताया पार्ट है एक्सोथर्मिक का यहाँ पे, ठीक है, कॉम्बिनेशन इज पार्ट ऑफ एक्सोथर्मिक, सो इट इज़ नॉट ए। देन यहाँ पे ए दिया हुआ है, कन्वर्ट हो रहा है B+C में, यानी ये क्या है, इट इज़ डीकम्पोजिंग, मीन्स ये टूट रहा है, ए बी और सी में टूट रहा है, सो इट इज़ डीकॉम्बिनेशन। डीकॉम्बिनेशन मीन्स, सॉरी, डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन मीन्स एंडोथर्मिक, सो इट इज़ बी, ओके। एंडोथर्मिक मीन्स डीकॉम्पोजिशन, A=B+C, ये याद रखना। ये सारे जो दिए हुए हैं ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एक्सोथर्मिक के, एक्सोथर्मिक के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है ये कि एक दूध वाला है, हमारा दूध वाला जो है वो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर रहा है मिल्क में, सो दिस मेक्स द pH ऑफ द मिल्क, ठीक है। जो मिल्क का नॉर्मल pH जो होता है इट इज़ अराउंड 6, है ना, pH जो है मिल्क का 6 होता है, मीन्स वीकली एल्कलाइन होता है, वी कैन से वीकली एसिडिक होता है। मिल्क जो है अपना वीकली एसिडिक होता है, और उसमें अब हमने डाल दिया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने बताया था क्या होता है, बेकिंग सोडा जो होता है वो बेस होता है, बेसिक होता है, बेकिंग सोडा इज़ बेसिक, ठीक है। इसका यहाँ पे नाम याद कर लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट। सो जब ये दूध में ऐड किया जाता है, ये क्यों ऐड किया जाता है, बिकॉज ये स्पॉइलेज जो है ना मिल्क में उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। और जो बेकिंग सोडा ये बेसिक नेचर होता है, मैंने पहले बताया। सो ये क्या करता है, जो दूध का pH है वो हमारा 6 होता है, उसको लिटिल बिट इंक्रीज़ कर देता है यहाँ पे, या फिर इस लाइन में ले आता है कहीं pH को, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वीकली एल्कलीन हो जाता है, ठीक है। वीकली एल्कलीन जब तक यहाँ पे रहेगा ना, इस लाइन के बीच में रहेगा दोनों साइड पे, वो वीकली रहेगा। जब इनके बियॉन्ड जाएगा ना, तो वो जो हो जाएगा वो स्ट्रॉन्गली हो जाएगा, ठीक है। जब तक यहाँ के बीच में है ना कोई चीज़, 7 से इन दोनों के बीच में है, दिस इज़ 5, दिस इज़ 8, तब तक वो वीक है, इसके बियॉन्ड जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ वीकली एल्कलीन, सो इट इज़ वीकली एल्कलीन, दूध जो है अपना वीकली एल्कलाइन हो जाएगा। लेट्स मूव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड्स डज नॉट यूजुअली रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो हाइड्रोक्साइड वर्ड से अगर आप देखो तो मैंने बताया था, दिस इज अपना pH का स्केल, यहाँ पे है हाइड्रोनियम आइंस, यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस है। सो ये क्या है, ये है अपना बेस, ठीक है, बेसिक
है ना। दिस इज़ अपना बेसिक, ये है अपना एसिडिक। ठीक है, तो ये बोल रहा है किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर आपको पता हो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम जो है ये अपना कैल्शियम लाइमस्टोन में भी होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है कैल्शियम, ये बेसिक होता है इन नेचर, इट इज़ बेसिक इन नेचर। सो ये बेसिक इन नेचर है, तो दो बेसिक बेसिक आपस में रिएक्ट नहीं करते, वी ऑल नो, है ना। बेसिक बेसिक रिएक्ट नहीं करते। सो बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, बेस रिएक्ट करेगा इसके साथ, इसके साथ एंड इसके साथ, बट कैल्शियम इज़ ऑल्सो अ बेस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो अ बेस। सो ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। सो आंसर वुड बी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड बिकॉज इट इज़ बेस, सो कैन ओनली रिएक्ट विद एसिड और एमोटिक ऑक्साइड। एमोटिक ऑक्साइड जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, जिंक और एल्युमिनियम। ठीक है, याद रखना, जिंक और एल्युमिनियम एमोटिक ऑक्साइड्स हैं जो दोनों एसिड एंड बेस से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, कि भाई ऑक्सीडेशन से कैसे बचाया जाता है, कौन सी गैस डालकर। इट इज़ नॉट कार्बन नॉट हाइड्रोजन, इट इज़ नाइट्रोजन। जो भी अगर आप आपने खाया होगा, टेढ़ा मेढ़ा आपने खाया होगा, टेढ़ा मेढ़ा अगर आपने खाया होगा जो 5 रुपये का आता है, सो वो भी फूला होता है। कुछ भी अगर आप खाते हो, लेस खाते हो, कुछ भी कुरकुरे खाते हो, तो वो फूला सा होता है, और हम उसको ऐसे हाथ से ज़ोर से मार के उसकी जो भी उसके अंदर गैस होती है उसको निकाल देते हैं। सो वो जो गैस होती है दैट इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, वो नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर्स व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन पंच तत्व। पंच तत्व में कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये तो आई थिंक कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, ऐसे आपने मूवीज़ में भी सुना होगा, धरती ऐसे करके, धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि, या एंड अग्नि, अरे यार या। ठीक है, सो इसमें से जहाँ पे भी होंगे देखते हैं। धरती है, वी हैव, हमारे पास आग है, स्काई है, गैस, अरे यार गैस नहीं है, हवा, ठीक है, वायु, धरती, फायर, स्काई एंड वाटर। यस, बी इज़ द राइट आंसर। ये मूवीज़ में दिखाया था, आई थिंक कोई मूवी देखी थी मैंने, सो मुझको उसमें से याद रह गया, मैंने कुछ स्पेशल पढ़ा नहीं था इसके लिए। लेट्स मूव अहेड। When calcium metal react with sulfuric acid, reaction stops after a short while. Why it happens? वो बोल रहा है कि कैल्शियम मेटल जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो रिएक्शन जो है कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? सो कैल्शियम मेटल, फॉर एग्जांपल दिस इज़ कैल्शियम का ब्लॉक ले लिया हमने, ठीक है, उसके ऊपर ये हमने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। सो इससे क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, ऊपर इसकी जो ऊपरी लेयर होगी उसके ऊपर कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, जिससे क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, यहीं पर मैंने ये चीज़ लिखी हुई है, व्हेन रिएक्टिंग अ ब्लॉक ऑफ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिंपल कैल्शियम रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड कैल्शियम सल्फेट विच इज़ डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ब्लॉक। वही मैंने जो ऊपर बोला है यहाँ पे कि उस ब्लॉक के ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है सॉलिड कैल्शियम सल्फेट की। देन कैल्शियम सल्फेट इज़ इनसॉल्युबल इन सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स वाई रिएक्शन स्टॉप्स। सो ये जो लेयर बनती है ना, न्यू, जो ऊपर में न्यू लेयर बन जाती है, लेट मी चेंज द कलर, या जो ऊपर यहाँ पे लेयर बन जाती है ना, जिसको जो कैल्शियम सल्फेट की लेयर बनती है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, ये इनसॉल्युबल होती है सल्फ्यूरिक एसिड में, इसी की वजह से जो रिएक्शन होता है वो रुक जाता है। ठीक है, ऑन अदर हैंड
कैल्शियम नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड इज़ हाईली सोलुबल इन नाइट्रिक एसिड। जो कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है, अगर कैल्शियम नाइट्रेट का रिएक्शन होता है नाइट्रिक एसिड के साथ, कैल्शियम नाइट्रेट का नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन होता है तो वो सोल्यूबल है किसमें, नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। उसमें रिएक्शन रुकेगा नहीं, उसमें रिएक्शन विल नॉट स्टॉप, ठीक है, उसमें रिएक्शन विल नॉट स्टॉप, जैसा इसमें हो जाता है, कुछ टाइम के बाद रिएक्शन रुक जाता है, बट इस कैल्शियम नाइट्रेट के रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड इसमें रिएक्शन अपना नहीं रुकेगा। सो आंसर वुड बी, लेट्स सी, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट फीजिबल। नो, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। देन फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट, यस, इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कवर्स द कैल्शियम मेटल, यस, जैसा मैंने बताया कि ऊपर एक लेयर बन जाती है। दिस इज़ अगेन समझाता हूँ कि ये जो यहाँ पे ऊपर लेयर बन जाती है कैल्शियम सल्फेट की, जो कि इनसॉल्युबल है इन वाटर, इसीलिए रिएक्शन रुक जाता है। कवर्स कैल्शियम मेटल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिएक्टिंग एनी फर्दर। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव। सो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था, बिकॉज इसमें ना छोटा छोटा करके लिखना पड़ रहा था। सो अगर मैं ऐसे रिकॉर्डिंग में करता तो बहुत सारा कचरा हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड, कि भाई वाटर, एसिड और ऑक्सीजन से कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करता। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है चारों के लिए, चारों के चारों ऑप्शंस के लिए। सो फर्स्ट इज़ दिस अपना सोडियम। सोडियम जो है ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। सो इट वुड नॉट बी आंसर। उसके बाद अपना कॉपर आता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नहीं सॉरी, वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। जो कॉपर है अपना सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। देन अपना आयरन, जो आयरन है अपना ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और जो हॉट वाटर होता है अपना, जो हॉट वाटर होता है यानी स्टीम वाटर, उसके साथ रिएक्ट करता है, बट ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। जो गर्म पानी होता है अपना उसके साथ रिएक्ट करता है, और जो एसिड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। कौन? आयरन। कैल्शियम का बता दिया, सॉरी कॉपर का बता दिया ऊपर। देन अपने पास ये बचता है लास्ट पे, दैट इज़ गोल्ड। सो गोल्ड रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर? ऑप्शन है सिल्वर, सोडियम, कॉपर एंड आयरन। बोल रहा है कौन सा मेटल प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया दिस सोडियम की बात हो रही है, ठीक है। सोडियम एंड कोल्ड वाटर को हमने रिएक्ट किया। ये एग्जांपल किसकी है ये भी बता दो। A+B हो रहा है यहाँ पे, है ना, कन्वर्ट हो रहा है C में। इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि ये एक्सोथर्मिक है ना। सो ऐसी चीज़ों को आप बार बार रिकॉल करोगे ना तो आपकी जो मेमोरी है उसमें ऐसी जो वॉलेटाइल इन्फॉर्मेशन है वो इम्बाइब हो जाएगी। सो ये सोडियम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उसका बाय प्रोडक्ट क्या निकला? बाय प्रोडक्ट निकला अपना हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये पूछ रहा है कौन सा मेटल था? इट वाज सोडियम। कॉपर भी नहीं था, आयरन भी नहीं था, सिल्वर भी नहीं था। और ये जो हाइड्रोजन निकलेगी ना यहाँ की, उसमें से आवाज़ आएगी, हिसिंग की साइन, यहाँ पे लिखा हो ना, हिसिंग साउंड आएगा। तो हाइड्रोजन की वॉइस आएगी जब प्रोड्यूस होगी। एंड यहाँ पे याद रखना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया। ऑप्शन में दे सकता है यूपीएससी कि सोडियम को कौन से एग्जांपल ऐसे ही डाल देगा कि सोडियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया है और जिससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है।
तो हॉट वाटर नहीं होगा, वो कोल्ड वाटर होगा, ठीक है। ये कीवर्ड्स जो होते हैं ना, कोल्ड, हॉट, इन पर भी आप अपना थोड़ा फोकस रखना जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट इज़ मैग्नीज इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू दिस रिएक्शन इज़ करेक्ट, सॉरी इट इज़ करेक्ट, ठीक है। सो मैग्नीशियम, अच्छा रिएक्शन पूछ रहा है भाई, कौन सा रिएक्शन है। जैसा मैंने बोला था ना, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो ये वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। लास्ट अभी तो हम आई थिंक 2021 तक पहुँचे हैं अभी तो हम। तो इतने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, आप बार बार देख रहे हो। तो ये CAPF के इटसेल्फ, ये मैंने कोई UPSC के नहीं उठाए या फिर CDS के नहीं उठाए, ये सिर्फ CAPF के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ और सिर्फ CAPF के PYQs हैं। एंड उसी में से आप यू कैन सी कि ये सब रिपीटेड है। एक्सोथर्मिक बार बार पूछ रहा है, एंडोथर्मिक पूछ रहा है बार बार, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बार बार दे के पूछ रहा है यहाँ पे, ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे के पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ रहा है बार बार। सो दीज आर रिपीटिशंस। जस्ट PYQ के हमने आंसर नहीं देखने होते। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ आंसर देख लेते हैं। कोई भी उन्होंने जैसे 2023 का PYQ उठाया, डायरेक्ट डाउनलोड किया, उसके आंसर की देख लिया एंड बस उसको मेमोराइज़ कर लिया। बट वो बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज UPSC ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेगा प्रीवियस ईयर का, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, थोड़ा सा मोल्ड करके पूछेगा। सो उसका एनालिसिस जो होता है वो ज़रूरी होता है। जस्ट आंसर की देख लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उससे इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो इट इज़ बोल रहा है कौन सा रिएक्शन है। फर्स्ट इज़ मैग्नीज, यानी A इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एलुमिनियम, ठीक है। यानी A प्रोड्यूस हुआ है अपना, किस चीज़ से प्रोड्यूस हुआ है, A प्रोड्यूस हुआ है B+C से। जो मैग्नीज़ है वो बोल रहा है इज़ एक्सट्रैक्टेड, यानी मैग्नीज़ प्रोड्यूस हुआ है बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम B+C से। इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था मैंने बताया था आपको, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बताया था ना। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। A इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे भी मैंने वही दे दिया हुआ है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट किया विद एलुमिनियम पाउडर के साथ, जो रिज़ल्ट आया हमारे पास इज़ दिस मैग्नीज एलुमिनियम ऑक्साइड एंड हीट, ठीक है। सो दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following properties decreases across the periodic table from left to right and increases from top to bottom। अगर आपने नोटिस किया होगा पीरियोडिक टेबल को, इट इज़ नॉट आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉट इलेक्ट्रॉन, नॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ एटॉमिक रेडियस। सो इसमें एक जस्ट आप पता क्या करना, पीरियोडिक टेबल देखना, उसको या तो वहीं से कट करके या फिर फ़ोटो कॉपी निकलवा के ना पेस्ट कर देना वॉल के सामने अपनी, जहाँ पे भी आप डेली बैठ के पढ़ते हो, सो दैट बार बार आप देखोगे ना, आपको जो भी उसका नंबर है, पोजीशन है, वो आपको याद हो जाए कि ऐसे क्या आ रहा है और ऐसे क्या आ रहा है, आपको याद रहे, ओके। एंड मेरे पीछे थोड़ी सी वॉइस नॉइस हो रही है, बिकॉज कोई फंक्शन है पीछे, तो आज मैनेज कर लेना आप प्लीज़। आई विल ध्यान रखूँगा नेक्स्ट टाइम से कि अगर कोई ऐसा कुछ होता है तो मैं तब वीडियो ना बनाऊँ। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग कौन सी नहीं है? कार्बोनेशन से होती है, हाइड्रोलिसिस से होती है, ऑक्सीडेशन से होती है। ये इसके नाम में ही दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, प्लस कोई केमिकल है, कोई भी केमिकल है
ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सो केमिकल वेदरिंग होगी। हाइड्रोलिसिस है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, H2O से कोई भी चीज़ रिएक्ट कर रही है, चाहे गर्म पानी है चाहे ठंडा पानी है, कोई भी केमिकल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो केमिकल वेदरिंग होगी। कार्बोनेशन, सो कार्बन से करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी एटमॉस्फेयर में, CO2 से करेगा रिएक्ट कोई केमिकल, ठीक है, तो उसकी भी वेदरिंग होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ, जो सॉल्ट क्रिस्टल बन जाते हैं वो वेदरिंग नहीं है, ठीक है, दैट इज़ नॉट वेदरिंग। वो एक तरह का मटेरियल है, वो फिज़िकल ब्रेकडाउन हो सकता है बट वो केमिकल वेदरिंग नहीं है, ठीक है। फिज़िकल ऐसे छोटे छोटे से होते हैं सॉल्ट क्रिस्टल जो ग्रो करते हैं, वो केमिकल वेदरिंग नहीं है, उसमें जस्ट फिज़िकल ब्रेकडाउन में भी पॉसिबल है, हो सकता है, देखा जाता है ऐसा, बट वो केमिकल वेदरिंग नहीं है, सो इट इज़ नॉट केमिकल वेदरिंग। यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच रॉक्स एंड मिनरल्स आर ब्रोकन डाउन एंड ऑल्टर्ड थ्रू केमिकल चेंज, मीन्स वो केमिकली ही चेंज हो जाते हैं, इंटरनली ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सो दैट इज़ केमिकल चेंज, केमिकल वेदरिंग। सो केमिकल वेदरिंग सॉल्ट क्रिस्टल में नहीं होती, बाकी सब में होती है, ओके। कार्बोनेशन में CO2 के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, CO2 रेन वाटर जो होता है अपना उसमें प्रेजेंट होती है और रिएक्ट करती है मिनरल्स के साथ, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन है जो अपना, ठीक है, लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करती है जिससे अपना बनता है कार्बोनिक एसिड, जो कि अगेन वेदरिंग से होता है। हाइड्रोलिसिस, अगेन वाटर जो है वो रिएक्ट करता है मिनरल्स के साथ कंपाउंड बनाने के लिए। देन ऑक्सीडेशन, जो अपनी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिएक्ट करती है। So these were the examples of chemical weathering. Salt crystal is not one of them. Next question. Which one of the following main type of iron ores are found in India? So दो तरह के पाए जाते हैं, ये NCERT में दिया हुआ है। NCERT का जो वो मैप दिया हुआ है ना अपना, उसमें यहाँ पे साइड पे मेंशन किए हुए हैं, जो आई थिंक जियोग्राफी की है, आई थिंक NCERT, उसमें मैप दिया हुआ है, उसमें ऐसे साइड पे नीचे मेंशन किया हुआ है बॉक्स सा बना के, ठीक है। सो इट इज़ हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट 1 and 2, सो इट इज़ 1 and 2 ओनली, ओके। जब भी NCERTs वगैरह पढ़ते हो ना, सो खास ध्यान आप जो मैप्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं ना, उस पर दिया करो। ऐसा मोस्टली देखा गया जो बॉक्सेस से UPSC डायरेक्टली स्टेटमेंट उठा के पूछ लेता है मोस्टली। सो अगर आपने फोकस किया हो देन इट इज़ गुड। दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने जियोग्राफी वाली में डाला था, जो जियोग्राफी वाली वीडियो करवाई थी PYQ वाली, सो उसमें मैंने ना इसका गलती से लाइमस्टोन मार दिया था आंसर, बट इट शुड बी वेव, इट इज़ नॉट रिवर एंड विंड, इसका वेव होना चाहिए था। दैट टाइम आई गॉट कन्फ्यूज बिटवीन स्टैलेग्माइट जो होता है, सॉरी, जो स्टैलेग्माइट होता है और स्टैक जो होता है, मुझे लगा था ये सेम ही कैटेगरी में आते हैं, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट, स्टैक्स, मुझे लगा था ये सेम कैटेगरी में आते हैं, मैं इनमें कंफ्यूज कर गया था, दैट इज़ वाई मैंने इसको उस समय लाइमस्टोन मार्क कर दिया था, बट ये लाइमस्टोन नहीं, ये वेव होना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अपना, ठीक है, ये क्लिफ है, ये अपना वाटर है, ठीक है, वाटर जैसे इसको ऐसे मारता है ना, वेव्स आती हैं, इसको ऐसे कट करती हैं, सो इसमें केव्स बन जाती हैं, ठीक है, ये केव्स बाद में छोटी छोटी केव्स बन जाती हैं, ये बाद में ऐसे आर्च में कवर हो जाती हैं, ठीक है, और ये आर्च जो होता है बाद में इसको धीरे 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 करके सेपरेट कर देता है, एंड ये बाद में ऐसा अलग से दिखने लगता है, ये अपना बन जाता है स्टैक, एंड जब ये स्टैक का अपर पार्ट कट जाता है देन ये बन जाता है स्टम्प, ठीक है, देन ये बन जाता है अपना स्टम्प, ओके। सो ये बनते हैं अपने वेव के साथ, ये याद रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा रह गया। मैग्नीशियम इज़ यूज्ड इन, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, फायरवर्क्स टू मेक ब्राइट वाइट लाइट। मैग्नीशियम जो होता है, आपने पटाखे देखे होंगे, दिस इज़ अपना बम, आलू बम, ठीक है, इसमें जो इसको कवर किया होता है एक मटेरियल से, इसमें वाइट कलर की कोटिंग हो जाती है,
ठीक है, बिकॉज इसमें मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है हवा में, मैग्नीशियम जो है हवा में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से वो बर्न नहीं होता। सो इसलिए हम क्या करते हैं ना, जब पटाखा होता है, पटाखे को चलाने से पहले हम इसकी ये जो चीज़ होती है उसको छीलते हैं हाथों से। बहुत सारे बच्चे तो मुंह से छील लेते हैं। सो उसको रिमूव करते हैं, फिर हम जलाते हैं इसको, ठीक है। सो मैग्नीशियम जो है, जो पटाखे होते हैं अपने, उसमें यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये ब्राइट वाइट लाइट को एमिट करता है, ब्राइट कलर की वाइट लाइट शो करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोड्यूसेस रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू देम, ठीक है। कौन सी गैस है जिसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसका कलर रेड हो जाता है? सो इट इज़ नियॉन गैस, ओके। हीलियम नहीं है, आर्गन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। इनके कलर आई थिंक ग्रीन ब्लू ऐसे कुछ करके होते हैं। सो इट इज़ नियॉन। नियॉन गैस रेड कलर की हो जाती है जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करती है। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पेंट। पेंट में कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं पाया जाता, ठीक है। सो इट इज़ थिनर पाया जाता है, ठीक है। एंटी स्किनिंग एजेंट भी पाया जाता है, एक्सीलरेटर ये नहीं कभी सुना, पिगमेंट भी पाया जाता है। सो ए बी एंड डी पाए जाते हैं। ये जो सी दिया हुआ ना, ये पेंट में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? ये इसका यूज़ होता है टेक्सटाइल में, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है अपनी, उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, उसमें भी पाया जाता है ये। जो हमारे पेस्टिसाइड होते हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और या इन चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। इसका नाम है थियोरिया एक्सीलरेटर। थियोरिया इसको एक्सीलरेटर भी बोलते हैं। ये जो थिनर है ना, थिनर, एंटी स्किनिंग एजेंट एंड पिगमेंट, ये नाम तो मैंने खुद सुन रखे हैं, बिकॉज जब मेरे घर में पेंट हो रहा था तब जो पेंटर थे तो वो ऐसी बात किया करते थे कि थिनर पकड़ा दे, ऐसा कुछ करके ऐसे, बिकॉज वो मिक्स फिक्स करते थे, कुछ बनाते थे ऐसे। तो इनका मुझे पता था, थिनर और पिगमेंट का पता था, एंड एंटी स्किनिंग का भी मुझे ऊपर ऊपर से पता था। सो ये यूज़ होते हैं पेंट्स में, इसको आप याद रख लेना। एंड इसका ये नाम भी देख लेना, कई बार ना ब्रैकेट में मेंशन नहीं होता। सो टर्क्यूपेंटीन, टर्पेंटीन, पॉली हाइड्रोक्सी फिनॉल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो पेंट में यूज़ की जाती हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मैंने ऊपर बताया था ना एक आपको मेथड, आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा वो, या ये रहा, कैलगरीज मेथड। सो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं? बॉइलिंग के थ्रू हम टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है ना उसको रिमूव कर सकते हैं, बट आयन एक्सचेंज जो होता है ना, इसके थ्रू हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। यू आप देख सकते हो ये दिस क्वेश्चन इज़ रिपीटेड, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आई थिंक ये 2022 में पूछा गया था। सो इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन, और 21 आई थिंक। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग PYQs। सो परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं आयन एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि जो वाटर होता है वो हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है? बिकॉज उसमें क्लोराइड्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम के, जिसकी वजह से जो अपना वाटर है वो हार्ड होता है। बट उसकी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करना, एक परमानेंट। टेम्परेरी हम रिमूव कर सकते हैं बॉइलिंग करके या फिर लाइमस्टोन ट्रीटमेंट से। हम पानी को घर में भी आपने देखा होगा, हम कई बार मम्मी बोलती है ना अपनी कि गर्म पानी करके फिर पियो उसको। सर्दियों में तो आपने देखा होगा जब विंटर्स होते हैं तो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं हमारे इंडिया में। सो बॉइलिंग करके पीते हैं। सो उससे टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो निकलती है। मिनरल स्टिल होते हैं वहाँ पे, मिनरल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इतना, बट टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। बट अगर आपने परमानेंट करनी है तो आयन एक्सचेंज मेथड है हमारे पास, जो कैलगरीज मेथड मैंने ऊपर PYQs में देखा था हमने, वो मेथड है। देन वी हैव गैस परमिटेड मेथड, ये भी एक मेथड है।
सो ये 3 मेथड हैं परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, आयन एक्सचेंज, कैलगरीज एंड परमिटेड मेथड। टेम्परेरी के लिए भी है बॉइलिंग एंड लाइम ट्रीटमेंट, सॉरी, ठीक है। एंड ये नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स अबाउट alkaline following statement about alkaline earth metal is not true? Okay, strontium salt burn with red flame, it is correct, इसका रेड कलर का फ्लेम होता है, ठीक है। बैरियर मेटल इज़ यूज इन मेडिसिन टू एग्जामिन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पेशेंट बाय एक्सरे, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन green plants need magnesium in order to make chlorophyll that trap the energy from sunlight in photosynthesis, it is also correct. Red color of gemstone ruby is due to element beryllium, it is not beryllium, it is chromium, okay. So again UPSC is playing with words, ये याद रखना जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए उसको अंडरलाइन कर लो एंड ट्राई टू रिकॉल कि मैंने पढ़ा हुआ है कहीं, कहाँ देखा था। सो ऐसे याद हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। कई बार हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और हमें जो चीज़ आती होती है ना वो भी हम सही नहीं कर पाते। सो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना। रेड कलर जो होता है रूबी का वो क्रोमियम के कारण होता है, ड्यू टू क्रोमियम नॉट बेरिलियम। डी इज़ द राइट आंसर। एंड ये भी याद रखना कि ग्रीन प्लांट्स को मैग्नीशियम चाहिए होता है क्लोरोफिल बनाने के लिए, ठीक है। इसकी यूपीएससी ऑप्शन देगा आपको, आयरन चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। सो इट इज़ मैग्नीशियम, ये याद रखना कि मैग्नीशियम चाहिए होता है प्लांट्स को क्लोरोफिल बनाने के लिए, ओके। एंड ये भी याद रखना एक्सरे जो होता है उसमें बैरियर मेटल को यूज़ किया जाता है, ओके। मीन्स मेडिसिन में यूज़ किया जाता है बैरियर मेटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? फोटोकेमिकल स्मोक में मैंने बताया था पहले ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में, इसमें हमारा ओजोन होती है, इसमें हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, इसमें हमारा दिस पैरोजाइलासेटोल, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा ये, सो पी नाइट्रेट बोलता हूँ मैं इसको, इसमें पी नाइट्रेट भी होती है। सो 3 होती हैं बट ये पी हाइड्रोकार्बन इसमें नहीं होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक में। सो सी इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ नॉट नेचुरली अकरिंग सिलिकेट? फेल्डस्पार, ओके, जियोलाइट एंड मिका, ये तीनों जो है नेचुरली ऑकरिंग सिलिकेट्स हैं। बट ये जो बॉक्साइट है ना, इट इज़ नेचुरली ऑकरिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है बॉक्साइट, ओके। ये नेचुरली ऑकरिंग सिलिकेट नहीं है। सिलिकेट कौन सा है? फेल्डस्पार, जियोलाइट एंड मिका। ये जो जियोलाइट है ना ये सिंथेटिकली भी बनाया जा सकता है, बनता है मीन्स, ठीक है। ये सिंथेटिकली भी बनता है और नेचुरली भी बनता है जियोलाइट। फेल्डस्पार, जियोलाइट एंड माइका, इट इज़ सिलिकेट के मिनरल्स, बॉक्साइट इज़ एल्यूमिनियम का मिनरल, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड? कौन सा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है? सो ये तीनों नहीं है, फ्यूरान, थियोफीन एंड पायरिडीन, ये तीनों हैं और ये ट्रोपोलोन जो है ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। दे आर कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम्स इन देयर रिंग्स आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। मीन जिसमें हेट्रो एटम्स होते हैं ना, जिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हेट्रो एटम्स होते हैं उनकी जो रिंग होती है उसमें, उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड ये अपना ट्रोपोलोन है, ठीक है। नेक्स्ट, बोल रहा है वुड स्पिरिट किसको बोला जाता है? सो वुड स्पिरिट जो है अपना मैथनॉल को बोला जाता है। एथनॉल को तो नहीं बोलते, इसको भी नहीं बोलते, इसको भी नहीं बोलते। सो इट इज़, लेट मी क्लियर दिस, या इसको भी, या इट इज़ मैथनॉल। मैथनॉल होता है इसको वुड स्पिरिट बोलते हैं। एंड इसको वुड स्पिरिट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसको डिस्टिलेशन ऑफ वुड से
वुड का जो पल्प होता है ना, जो वुड का पल्प होता है उसकी डिस्टिलेशन से इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। एंड मेथनॉल जो होता है इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है, मिथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। एंड केमिकली इसको ये बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, मेथनॉल। देन टिंडल इफेक्ट बोल रहा है, किसमें शो नहीं होता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। chalk powder freshly mixed with water, okay, lime juice, few drops of milk mixed with water, starch solution। जो टिंडल इफेक्ट होता है ना, ये शो किस में होता है, ये शो होता है मीन्स ये है क्या, टिंडल इफेक्ट वो इफेक्ट है, इज इफेक्ट ऑफ लाइट स्कैटरिंग इन colloidal dispersion while showing no light in true solution। मीन्स जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें इसकी कोई भी लाइट शो नहीं होती, ठीक है, बट जो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है उसमें इसकी लाइट जो है डिस्पर्ज हो जाती है, ठीक है, मीन्स शो होती है। सो अगर पानी में हम चॉक पाउडर को मिक्स करेंगे तो उसमें भी हमें टिंडल इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। जो दूध है अपना, दूध की कुछ बूंदों को जगह अगर हम पानी के साथ मिक्स करेंगे फिर भी हमें ये टिंडल इफेक्ट मिलेगा। और जो स्टार्च का सॉल्यूशन होता है उसमें भी हमें मिलता है। बट ये जो लाइम सॉल्यूशन है ना, लाइम जूस जो है, लाइम स्टोन का लाइम जूस जो है, सो ये प्योर होता है, इट इज़ होमोजिनस, इसमें कुछ और मिक्स नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ये होमोजिनस होता है, हेट्रोजिनस नहीं होता। बट ये जो स्टार्च है ना, स्टार्च दूध का पानी के साथ मिलना और पानी का पाउडर के साथ मिलना, ये जो है ये हेट्रोजिनस में आ जाते हैं, इसलिए इसमें हमें टिंडल इफेक्ट शो होता है। बट ये जो लाइम जूस होता है ये होमोजेनस में आ जाता है, इसमें इसलिए हमें इसमें टिंडल इफेक्ट का कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस, या सो आंसर इज लाइम जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर लिक्विफाइंग अ गैस। गैस को लिक्विफाई करने के लिए कौन सा फेवरेबल कंडीशन होगी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसकी तो मैंने अज्यूम किया था जब मैं इसको खुद इस क्वेश्चन को खुद PYQ लगा रहा था। LPG जो सिलेंडर होता है अपने घर में उसको इमेजिन करके, बिकॉज़ वो जो होता है वो ठंडा होता है। अगर आपने अपने घर में कभी सिलेंडर को लगाया हो देन आपने टच किया होगा उसको, वो ना ठंडा होता है, इट इज़ ठंडा, ठीक है, वो कूल होता है, ठंडा होता है। सो मुझे ये पता था अगर ठंडा है ना, इफ़ टेम्परेचर इज़ लो, ठीक है, टेम्परेचर अगर लो है देन प्रेशर इज़ हाई, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल के बेस पे मेरा यह क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया था। सो देखते हैं यहाँ पे, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर नो, लो प्रेशर नो, हाई प्रेशर यस, हाई टेम्परेचर नो, हाई प्रेशर यस, लो टेम्परेचर यस। सो आंसर इज डी, लो टेम्परेचर यानी ठंडा है एंड हाई प्रेशर, सो लिक्विफाई करने के लिए परफेक्ट कंडीशन है। देन एलुमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। सो अभी अपने ऊपर PYQ देखा था ना कि जो बॉक्साइट होता है, जो बॉक्साइट है वो एलुमिनियम का वो है ना, तो ये वही रिपीटेड PYQ है, इट इज़ रिपीटेड PYQ, इट इज़ रिपीटेड PYQ। सो एलुमिनियम आएगा बॉक्साइट से। आयरन हमने देखा था, ये भी PYQ रिपीटेड है, ऊपर देखा था ना कौन कौन से आयरन और इंडिया में मिलते हैं, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, है ना, ये उसी का कंबाइंड करके डाला हुआ है। सो आयरन मिलता हमें मैग्नेटाइट से, कॉपर जो हमको मिलेगा मेलाचाइट से, एंड जो जिंक है अपने को मिलेगा कैलामाइन से। सो आंसर वुड बी ए, ओके, देखो, ओके। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन this carboxylic acid, this sorry
या कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से किस में से नहीं होता। सो सिट्रिक एसिड में भी होता है, लैक्टिक एसिड में भी होता है जो दूध में पाया जाता है, एंड टार्ट्रिक एसिड में भी होता है। बड़ी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसमें ये नहीं होता। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अपना वो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन, उनमें क्या क्या होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ड्यू टू रिएक्शन, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है जो कि वाटर को प्रेशर करती है, जिसकी वजह से जो फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपने कभी देखा हो उसका यूज़ होते हुए, बिकॉज़ मैंने एक वीडियो में देखा था। सो काफ़ी प्रेशर से उसके अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, लिक्विड सा होता है जो भी होता है उसके अंदर, तो काफ़ी फोर्सफुली निकलता है। अगर आप अपना फेस रखोगे उसके सामने तो काफ़ी चोट पहुंचा सकता है आपको। सो वो होता क्यों, इतने प्रेशर की वजह से क्यों आता है, बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और वो कैसे बनती है, ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सो इट इज़ ए सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें होता क्या है, उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है अपना, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से ये बनाते हैं कार्बन जो कि प्रेशराइज करती है वाटर को। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मेटल, इट कंटेन्स। सिंपल ना, इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं था, सिंपल लॉजिक से ये क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। इलेक्ट्रिक मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रिक मटेरियल इसको यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलिकॉन, SI इज सिलिकॉन। सिलिकॉन को क्यों यूज़ किया जाता है, जो अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है आजकल, चिप सेमीकंडक्टर जो होते हैं अपने, है ना, चिप सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ सिलिकॉन। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। सो इट इज़ केमिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिंपल। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। अगेन ये जो वाटर सॉफ्टनिंग का थर्ड टाइम इन अ रो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लगातार 3 साल क्वेश्चन हमने देखा है PYQ के थ्रू कि वाटर सॉफ्टनिंग, पहले परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करेंगे, उसको लेके क्वेश्चन पूछ चुका है। सो UPSC का भी ये फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, सो इट इज़ दिस, इसको बोलते क्या है, इसको कैल्गन्स प्रोसेस बोलते हैं। ये कैल्गन प्रोसेस 3 बार आ चुका है। सो मैंने बोला था ना कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको भी आप ध्यान में रखना। सो ऐसे भी UPSC पूछ लेता है केमिकल से नाम देके। सो अगर आपने सिर्फ ऐसा नाम पढ़ा है कि कैल्गन प्रोसेस, तो आपको ये आंसर आप नहीं कर पाओगे इसका आंसर। बट अगर आपको पता है कि हाँ इसकी ये नंबर होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं इसमें, सो देन इट वुड बी गुड। सो कैल्गन प्रोसेस है, थर्ड टाइम पूछा गया, बट इस बार फॉर्मूला दे के पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन NaNX इज दिस, देन एल्यूमिनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा। सो इसका फॉर्मूला जो है ना, दिस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम, या इसका दिस वुड बी इट्स फॉर्मूला। वाई, बिकॉज जो वैलेंसी है एक्स की वो 2 है। ठीक है, इस केस में एक्स की वैलेंसी जो है 2 दी हुई है, एंड जो सोडियम है अपना उसकी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। सो जो एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी वी ऑल नो इट इज़ 3। सो उसके अकॉर्डिंगली सोडियम का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए दिस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है, इट इज़ पार्टीशनिंग, इट इज़ नॉट एब्जॉर्प्शन, नॉट सॉल्युबिलिटी, नॉट वोलेटिलिटी। ठीक है, इसमें पार्टीशन होता है। पार्टीशनिंग होती किस में है,
जो मोबाइल फेस होता है और जो स्टेशनरी फेस होता है उसके बिटवीन होती है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया हुआ यहाँ पे सो दैट ईजी टू अंडरस्टैंड हो। सो पार्टीशनिंग करनी होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। सो उसी के लिए वही यूज़ होता है प्रिंसिपल, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में पार्टीशनिंग होती है, ठीक है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन आई डोंट नो हाउ इट गोट एडेड। सो चलो इसको अब आंसर करते हैं। मोराइंस जो होती हैं ये ग्लेशियर के थ्रू बनती है, ग्लेशियर के थ्रू बनती है ये। एंड जो टम्बोलो होती है ये सी डिपॉजिट है। जो पॉइंट बार है ये रिवर्स में बनती है और जो लॉइस है ये विंड में बनती है। सो 1 का 1 टम्बोलो, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 2। इट इज़ ए। जो टम्बोलो होती है ना ये कनेक्ट करती है मेनलैंड को। दिस इज़ आर मेनलैंड, ठीक है। अपना बीच है, ठंडा ठंडा पानी है, यहाँ पे अपना आइलैंड है, ठीक है। टम्बोलो इसको कनेक्ट करती है, ओके। इट इज़ टम्बोलो। ये जो मिट्टी के बना होता है कनेक्टर का काम करता है मेनलैंड और आइलैंड के बीच में, ओके। सो दैट्स इट। आज का हमारा दिस केमिस्ट्री का सेशन ख़त्म हुआ PYQs का। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, बिकॉज केमिस्ट्री ऐसी अगर आपको अच्छी लगती है तो लगती है, अगर नहीं लगती तो नहीं लगती। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा then I strongly believe that you are a serious candidate and you will definitely do good in your exam, because you know what is important and what is not. So इसी के साथ I'm gonna finish this. अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे then please hit the subscribe button if you like this video. Let's meet next time. तब तक के लिए गुड विशेस फॉर योर स्टडी। डू नॉट वेस्ट टाइम, बहुत कम टाइम रह गया आपके पास। सो कीप ऑन रिवाइजिंग। जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ है आपका, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं उसको रिवाइज करते रहिए। विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।